हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू ऑन फार्माविजन एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर। कल हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया था फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम क्यों पढ़ते हैं, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, इसके सिलेबस में कितनी यूनिट्स है। तो मैं कल आपको बताया था कि 5 यूनिट्स है। उस 5 यूनिट्स में कल 2 यूनिट का डिस्क्रिप्शन दिया था शॉर्ट में, जिसमें फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे आईपी इंडियन फार्माकोपिया या जितने भी फार्माकोपिया है उसका पूरा डिटेल, इम्प्यूरिटीज। इसके अलावा सेकेंड यूनिट में मैं आपको बताया था एसिड, बेस एंड बफर। इसके अलावा मैं आपको बताया था आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस यूनिट के सेकेंड चैप्टर में हम इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें मैं आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइट्स कितने टाइप्स के होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें मैं आपको बताया था इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर। इसके अलावा थर्ड चैप्टर में आपको बताया था डेंटल प्रोडक्ट। डेंटल ओरल हाइजीन हम क्यों मेंटेन करते हैं, क्यों जरूरी है, कौन कौन से प्रोडक्ट हम डेंटल प्रोडक्ट में पढ़ेंगे, इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपको दिया था। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 में कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से चैप्टर और उससे रिलेटेड टॉपिक्स का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे जीआई एजेंट, इसको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट भी बोलते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम एक होलो ट्यूब से बना होता है, जिसको हम बोलते हैं जीआई ट्रैक्ट। और जीआई ट्रैक्ट स्टार्ट होता है ओरल कैविटी से, ओरल कैविटी से एंड होता है एनस में। इसके बीच फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, जिसमें लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आता है, और सबसे लास्ट में आता है एनस। तो इस पूरे होलो ट्यूब को हम बोलते हैं जीआई ट्रैक्ट। तो जीआई ट्रैक्ट में होने वाले जितने भी डिसऑर्डर्स है, उस डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन्स यूज करते हैं उसको बोलते हैं जीआई एजेंट्स। तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे फर्स्ट एसिडिफाइंग एजेंट, दूसरा एंटासिड या इसका बिहेवियर बेसिक होता है, तीसरा हम पढ़ेंगे कैथेरेटिक्स, और चौथा हम पढ़ेंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। तो इस जीआई ट्रैक्ट में जितने भी सिस्टम है, सारे सिस्टम का पीएच अलग अलग है। ओरल कैविटी में सलाइवा आता है, डाइजेशन सलाइवा से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सलाइवा में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो सलाइवा का पीएच अलग है। उसके बाद स्टमक का पीएच अलग है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का, सबका पीएच अलग अलग होता है। तो डाइजेशन हमारा डाइजेशन एक्चुअल डाइजेशन होता है स्टमक में, और वो भी एसिडिक इन्वायरमेंट में। अगर एसिडिक इन्वायरमेंट प्रॉपर है, एसिड बैलेंस है स्टमक का, तो डाइजेशन प्रॉपर होगा। अदरवाइज डाइजेशन में इम्बैलेंस आ सकता है, डाइजेशन का प्रोसेस इरेगुलर हो सकता है। तो जनरली पीएच बढ़ने से, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच एसिडिक है और पीएच बढ़ रहा है, मतलब उसका नेचर अगर बेसिक हो रहा है, तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, और डाइजेशन प्रॉपर नहीं होने से डिसीज होगी।
जिसको ट्रीट करने के लिए हम जो ड्रग देते हैं उसको बोलते हैं एसिडिफाइंग एजेंट। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे एसिडिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, क्यों हम उसको यूज करते हैं, उसके एग्जाम्पल और उसके पूरे डिटेल एग्जाम्पल के। इसके अलावा जैसे पीएच बढ़ा हुआ था डाइजेस्टिव सिस्टम का, सपोज आपकी बॉडी का पीएच एकदम से कम हो जा रहा है, एसिडिटी बढ़ जा रही है हमारी बॉडी में, ऐसा कुछ स्पाइसी ले लिए जिसके कारण एसिडिटी बढ़ जा रही है, तो एसिडिटी को कम करने के लिए हम जो ड्रग देते हैं उसको बोलते हैं एंटासिड। तो एंटासिड में आपका आता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, एंटासिड जिसका बिहेवियर बेसिक होगा, कब लेंगे, जब हमारी बॉडी का पीएच कम होगा या फिर एसिडिटी बढ़ जाएगा। तो इसके अलावा एक और ड्रग आता है, ड्रग की कैटेगरी आती है, दैट इज कॉल्ड कैथेटिक्स। तो कैथेटिक्स ऐसे कंडीशन में देते हैं जब हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाता है, बॉवेल प्रॉपर नहीं होता, तो उस केस में कैथेटिक्स हम देते हैं। वो हमारी वो स्टूल को सॉफ्ट करके हमारी बॉडी से इजली रिमूव कर देता है। तो कैथेरेटिक्स के तीन कैथेरेटिक्स पढ़ने से पहले दो और चीज मैं आपको बताऊंगा, लैक्सेटिव परगेटिव। लैक्सेटिव परगेटिव और तीसरा मैं आपको डिटेल बताऊंगा कैथेरेटिक्स। सबसे माइल्ड एक्शन होता है लैक्सेटिव का, और उसके बाद परगेटिव का। परगेटिव का एक्शन थोड़ा स्ट्रांग, उसके बाद कैथेरेटिक्स का एक्शन और ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसके अलावा इस पूरे यूनिट में फोर्थ चैप्टर हम पढ़ेंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो माइक्रोब का मतलब आपको मालूम है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इसके अलावा प्रोटोजोआ के अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, तो ये इसका इन्फेक्शन अगर हमारी बॉडी में हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम देते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के बारे में पूरा पढ़ेंगे, उसके क्लासिफिकेशंस क्या है, उस कैसे वो काम करता है, उसके मैकेनिज्म क्या है, कौन कौन से एग्जाम्पल है, और उस एग्जाम्पल का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो यूनिट थर्ड में जीआई एजेंट हमको पढ़ने हैं। अब यूनिट 4 में देखते हैं। यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे एक्सपेक्टोरेंट, इमेटिक्स, यूनिट 4 में पहला चैप्टर है एक्सपेक्टोरेंट। तो एक्सपेक्टोरेंट ऐसा कंपाउंड होता है जो हमारी बॉडी में, हमारे हमारे गले में अगर कफ जम गया है और वो निकल नहीं रहा है, जनरली इन्फेक्शन की वजह से होता है ये, या फिर माइक्रो कंटामिनेशन, अगर डस्ट पार्टिकल हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जम गया है जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कफ जम जाता है और वो इजली हमारी बॉडी से रिमूव नहीं हो पाता, तो उस केस में एक्सपेक्टोरेंट देते हैं। ये एक्सपेक्टोरेंट क्या करता है, उस जगह में लिक्विड सिक्रेशंस को बढ़ा देता है, और वो ड्राई फॉर्म में जो कफ जमा है उसको लिक्विड सिक्रेशन बढ़ने से वो स्मूथ लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, सॉफ्ट फॉर्म में हो जाता है, और धीरे से वो कफिंग के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। तो पूरा डिटेल हम एक्सपेक्टोरेंट के बारे में पढ़ेंगे। इस यूनिट में इमेटिक्स पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें हम पॉइजन ड्रग, पॉइजनस सब्सटेंस को गलती से या सुसाइडल टेंडेंसी में ले लेते हैं। कभी कभी हमारी बॉडी में
फूड भी पॉइजन की तरह बिहेव करने लगता है। अगर कंटामिनेटेड फूड गलती से ले लिए हैं तो वो पॉइजन की तरह बिहेव करता है। तो इमेटिक्स के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। इमेटिक्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारी बॉडी में वोमिटिंग कॉज करते हैं, उल्टी लाते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्टमक में जो भी कंटेंट होता है वो बॉडी से बाहर हो जाता है। पूरा डिटेल पढ़ेंगे। इमेटिक्स कितने क्लासिफिकेशंस है, वो कैसे काम करता है, इमेसिस सेंटर क्या होते हैं और कौन सा होता है, वो सारा डिटेल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस यूनिट में हम और पढ़ेंगे एंटीडोट्स, पॉइजन एंड एंटीडोट्स। पॉइजन हमारी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट कॉज करता है और ये पॉइजन डेथ भी कॉज करता है। ऐसे कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और ऐसा कंपाउंड जो पॉइजन की एक्टिविटी को कम कर दे या खत्म कर दे उसको बोलते हैं एंटीडोट। तो एंटीडोट क्या होते हैं और इसके अलावा उसके मैकेनिज्म कौन कौन से हैं, उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं और उसका डिटेल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा पढ़ेंगे हीमेटेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हीमेटेनिक्स ऐसा कंपाउंड होता है जो हमारी बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन करता है। बहुत सारे ऐसे कंडीशंस आते हैं जब हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो उस केस में ऐसे कंपाउंड जो हमारे बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन को बढ़ा दे, खून की कमी को पूरा कर दे, उसको बोलते हैं हीमेटेनिक्स। तो इसमें फेरस सल्फेट और फेरस ग्लूकोनेट पढ़ेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में पढ़ेंगे एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट ऐसा कंपाउंड होता है जो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करता है। सपोज कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी प्रोटीन पाई जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन के लिए भी प्रोटीन पाया जाएगा, उसके सर्वाइवल के लिए, उसकी बॉडी की ग्रोथ के लिए भी प्रोटीन पाया जाता है। अगर कहीं माइक्रोबियल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हुआ है जिसकी वजह से जीआई ट्रैक्ट में किसी भी टाइप का इन्फ्लेमेशन हो रहा है या किसी भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम एस्ट्रिंजेंट का यूज करते हैं और उसका मेन काम होता है प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। जनरली प्रोटीन एमिनो एसिड्स के बने होते हैं और उस एमिनो एसिड्स के चेन को वो ब्रेक कर देता है, जिसके कारण से प्रोटीन मॉलिक्यूल भी ब्रेक हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये एक मैकेनिज्म है, इसको पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे। इसके और अदर यूज क्या क्या है वो सारी चीजें देखेंगे। एक्सपेक्टोरेंट, इमेटिक्स, पॉइजन, एंटीडोट्स, हीमेटेनिक्स और एस्ट्रिंजेंट, ये 5 चैप्टर यूनिट 4th में पढ़ेंगे। यूनिट 5th में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। मीन्स आपने 12th में पढ़ा होगा व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। तो ऐसा कंपाउंड जो सेल्फ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन को इमिट करता हो उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स। ये रेडिएशंस है, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन एंड गामा रेडिएशंस। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनका यूज हम मेडिसिन बनाने में करते हैं, डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। फार्मेसी का वह ब्रांच जिसमें हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मेडिसिन्स बनाने के लिए यूज करें उसको बोलते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। तो इस चैप्टर में पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी क्या होती है,
रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, कौन कौन से रेडिएशंस को वो इमिट करता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके अलावा हाफ लाइफ क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी को मेजर कैसे करते हैं, ठीक। इसके अलावा रेडियो एक्टिव कंपाउंड को हम स्टोर कैसे करते हैं, तो स्टोरेज के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिव कंपाउंड बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है अल्फा बीटा रेडिएशन और गामा रेडिएशन को रिलीज करने की वजह से, तो इसको स्टोर भी बहुत प्रॉपर और बहुत अच्छे कंडीशन में किया जाता है ताकि ये रेडिएशंस कहीं और लीक ना हो। ये बहुत डेंजरस इफेक्ट हमारी बॉडी में कॉज करता है, लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर्स के अलावा डेथ भी हो सकती है। तो इसके अलावा हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, मीन्स रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स का यूज फार्मेसी में कहाँ कहाँ करते हैं पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चंस आता है, कभी कभी ये 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है, तो कम से कम 12 से 15 इसके यूजेस लिखने हैं रहते हैं एग्जाम में। तो ये था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 2, जिसमें हमने पढ़ा यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 में कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे उसके शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो थर्ड लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थर्ड लेक्चर में स्टार्ट करेंगे यूनिट 1, और यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे इम्प्यूरिटी से। हालांकि आपके सिलेबस में फार्माकोपिया से स्टार्ट है, बट हम स्टार्ट करेंगे इम्प्यूरिटीज से।